नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मिड कैप मसाला लेकर। और आज बाजार में हम देख रहे हैं कि कल की तेज उछाल के बाद थोड़ा सा सुस्ती का माहौल है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। कल 400 अंकों के एडिशन किए थे निफ्टी ने, आज उसमें से 75 अंक आप घटा दीजिए, 24,987 के आसपास के स्तर आपको निफ्टी पर दिखेंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों के आसपास की नरमी है। ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर अच्छी है, यानी कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में ये तेजी हो रही है। और उसकी बदौलत ही आप देखेंगे कि 850 शेयर अगर गिरावट वाले हैं तो 1800 से ज्यादा शेयर आज तेजी वाले हैं, यानी कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। लगातार 4 सत्र की एक तरफा तेजी हो गई है और भारतीय बाजारों का मूड अच्छा है। जो सेगमेंट कुछ समय से लगातार मजबूत चाल दिखा रहे हैं, आज भी रफ्तार है। आप देखेंगे डिफेंस वाला सेगमेंट अच्छा कर रहा है, रेलवे में तेजी है, पावर शेयरों में तेजी है, कुछ सरकारी कंपनीज जो हैं वहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन बैंकिंग शेयरों में आज चुनिंदा आज मुनाफा वसूली है। 2% एसबीआई नीचे है और इंडसइंड बैंक को लेकर एक नेगेटिव खबर आई है, तो इंडसइंड करीब 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और भारतीय एयरटेल आज निफ्टी का टॉप लूजर है, क्योंकि एक बड़ा प्रोमोटर है सिंगापुर का सिंगटेल, उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया है। 29.5% की स्टेक पहले थी, उसमें से 1.25% की स्टेक उन्होंने बेची है और डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील है। उसके चलते शेयर में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन अब आज शुक्रवार का दिन है, आधे सत्र का जो ट्रेड है वो हो चुका है, 3 घंटे का ट्रेड बाकी है। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये जानेंगे। मिड कैप में मौके कहां ये आपको बताएंगे। मिड कैप में मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है, कौन से शेयर तेजी से चढ़ रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन पहले वो 3 तस्वीरें जिनमें खबरों के चलते आज बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो मिड कैप का मेगा एक्शन हम लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर। आज आप देखिए, पहली तस्वीर में जो आपको शेयर दिखेगा वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। क्रॉम्पटन ग्रीव्स सोलर रूफटॉप सेगमेंट में कंपनी एंट्री कर रही है। 7% की शानदार तेजी इसमें हो रही है। दूसरे अगर आप शेयर की बात करें, नोसिल, कमजोर नतीजे इसके आए हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में 6% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एलटी फूड्स नतीजों के बाद 3% की तेजी है। ये दावत ब्रांड से ये चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, राइस एक्सपोर्ट से जुड़ी ये दिग्गज कंपनी है। तो 3% की तेजी इस शेयर में आज हमें देखने को मिल रही है। ये 3 तस्वीरें, 2 तेजी की, 1 मंदी की, और यही है बाजार की भी तस्वीर। मिड कैप में ज्यादातर जो हिस्सा है आज वो एक्टिव है, कुछ कुछ जगहों पर हो रही है मुनाफा वसूली, लेकिन इंडेक्स लगातार चौथे सत्र में है मजबूत। तो ये रही आपकी मिड कैप की तस्वीर। अगले आज अगर हम चढ़ने वाले अगर हम शेयरों की बात करें निफ्टी में, तो आप देखेंगे कि बीएल में आज 5% के आसपास की तेजी है। डिफेंस वाला ये शेयर है, लगातार 5 दिन की तेजी होगी है बीएल में, और ये शेयर निकल गया है 360-365 रुपए के ऊपर। और इन 5 सत्र में तकरीबन 18 से 20% बीएल के शेयर ने जोड़ लिए हैं। तो डिफेंस में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। टाटा कंज्यूमर में करीब 2% के आसपास की आज तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो 3 शेयर ऐसे हैं जहां पर 7% की तेजी है। एंजल वन में 7.5%, क्वांटम ग्रीव जिसकी तस्वीर आपको हमने दिखाई 7.25%, और आईआरएफसी यानी कि रेलवे में भी तेजी हो रही है। रेलवे, पावर, पीएसयू, डिफेंस, आज की थीम यही है। आप एफएनओ की लिस्ट निकाल के देखिए, आपको शायद ही कोई बाहर का कोई शेयर दिखे इस सेगमेंट के अलावा। अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और आपकी रणनीति बनाते हैं इंडेक्स पर, और बढ़िया ट्रेड भी समझेंगे। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका ईटी स्वदेश पर। चलिए, आप जुड़ गए हैं और काम करते हैं, ज्यादा समय गंवाएंगे नहीं, सीधे चलेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड की तरफ। कुणाल जी, आज थोड़ा सा रेंज का मार्केट है। शुरुआत में वोलेटाइल भी था, अब थोड़ी सी स्थिरता हम देख रहे हैं। कल की बड़ी तेजी हो गई है, 2 दिन का अब वीकेंड आ जाएगा, आज शुक्रवार का दिन है। करना क्या है इंडेक्स में आपके हिसाब से? कोई ट्रेड बन रहा है? 25,000 के लेवल को पकड़ के रखने की कोशिश में है इंडेक्स इस वक्त। वेल अभिषेक जी, कोई नया ट्रेड देने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। कोई नया ट्रेड अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। जिनका ऑलरेडी ट्रेड है उनको होल्ड करके चलने की सलाह है।
मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से निफ्टी में मोमेंटम है, जो रैली निफ्टी ने बरकरार रखी है, आने वाले दिनों में निफ्टी उसके बेस पे कहीं ना कहीं 25,250 तक के लेवल दिखा सकती है, जो उसका रिसेंट का टॉप भी था, जो उसने अक्टूबर 2024 में बनाया था। तो नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है उसको ही होल्ड करे 25,250 के टारगेट के लिए। 25,250 के टारगेट, अगर आपने पोजीशन ली है तेजी की तो आपके लिए टारगेट है। नया ट्रेड करने की सलाह नहीं है। तो कुणाल जी, नया ट्रेड करेंगे कब? अब 25,000 के ऊपर आ गए, लोगों के मन में तो सवाल उठ रहे होंगे ना कि बाजार भागे जा रहा है, हम छूट रहे हैं पीछे। वेल, ये फोमो तो रहेगा ही रहेगा। जब निफ्टी 21,800 21,900 पे आई थी, तब लोग बोल रहे थे कि यहाँ से दूर रहना चाहिए, यहाँ पे खरीदना नहीं चाहिए। उसके बाद जब ये इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस टाइम पे भी निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और निफ्टी कहीं ना कहीं 21,750 तक आई थी। तब भी लोग बोल रहे थे नहीं खरीदना चाहिए, और वहां से मनवे रैली हमें देखने को मिली है। तो अगर यहाँ से फ्रेश ट्रेड लेना है, तो अगर माइनर करेक्शन आता है 24,750 या 24,600, तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह है, क्योंकि 24,600 पे भी काफी अच्छा सपोर्ट है, जो उसका प्रीवियस टॉप है, जो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। तो 24,600 या 24,700 आता है, तो वहां पे आप खरीदारी करके चलिए। लो लेवल पे हम वहां पे जो एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे, वो रहेगा 24,400 का। एंड फिर अच्छा खासा बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। एंड इस इतना ही नहीं, 20 डीएमए का भी काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है इस लेवल पे। सो फिलहाल इस लेवल पे जो एग्जिस्टिंग पोजीशन आप उसको होल्ड करके चलिए। नई पोजीशन बनानी है तो 24,600 24,700 काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। एंड लो लेवल में जो सपोर्ट आ रहा है फिलहाल, जो हम ऐसे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे, वो रहेगा 24,400 का। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाने दीजिए। मतलब कल वाली जो रैली है ना, बस उतना ठंडा और हो जाए बाजार तो फिर कोई दिक्कत नहीं लग रही कुणाल जी को। इंडेक्स में 24,700 800 के आसपास मिले, 24,600 700, तो आपके लिए बेहतर रेंज बन जाएगी एंट्री करने को लेकर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब इतनी तेज़ी दिख गई है कि अब रिकॉर्ड हाई से निफ्टी जो है हार्डली 4 साढ़े 4% के आसपास की दूरी रह गई है। रफ्तार तेज़ है। छोड़ देते हैं इंडेक्स, कोई बात नहीं, स्टॉक्स पे जाते हैं। कुणाल जी, आप इंडेक्स तो देखिए, स्टॉक्स तो कई सारे हैं, आप बताइए आप क्या कहाँ आपने स्टडी की है और क्या रिकमेंड करेंगे? वेल, रिकमेंडेशन की बात करें तो दो स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। सबसे पहला हुडको है। आप देखिए डेली चार्ट पे बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और 20 MA के ऊपर है, 50 MA के ऊपर है। इतना ही नहीं, रिसेंट का जो टॉप था 225, उसके ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि ब्रेकआउट मिल चुका है। एंड एक डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 230 के अराउंड के लेवल के पास ही, लोअर लेवल पे हम 214 214 का हम एक कैसल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं, इसका रिसेंट का जो हाई है, जो उसने 22 अप्रैल 2025 को बनाया था 243 244 के अराउंड, तो हम पहला टारगेट 245 का रखेंगे। एंड जैसे ही वो ब्रेक होता है, आपको वन वे रैली में 265 तक की भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। एंड दूसरा जो है वो है इरिडा है। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी में देखने को मिल रही है, एंड आने वाले दिनों में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकती है। वो चार्ट पे दिखाई दे रहा है। एक रेंज बाउंड मोमेंटम था, 170 का एक रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक किया है। 20 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और बॉटम फॉर्मेशन भी स्टॉक में हो चुका है। सो ईडा में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। ईडा यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 165 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 185 का पहला टारगेट होगा, जो उसका रिसेंट का हाई है, जो उसने 23 अप्रैल 2025 को बनाया था। एंड जैसे ही 185 ब्रेक होगा, आपको ऊपरी लेवल में 195 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ईडा और हुडको दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, इरडा और हडको, ये दो कंपनीज और दोनों के दोनों सरकारी। इरडा जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग वाली कंपनी है। 185 195 के टारगेट होंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है शेयर, ये 300 रुपये के ऊपर चला गया था। लिस्टिंग धमाकेदार हुई थी, उसके बाद तोड़ फोड़ तेज़ी शेयर में हुई थी, और उसके बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग का दौर भी देखा। हाल फिलहाल ये एक खबर भी आई थी, इसके चलते ये चर्चा में था। एक कंपनी को जिन्होंने कर्ज दिया था,
इरडा 185 और 195 दो टारगेट हो गए इसके लिए। ठीक है, काम करते हैं और कहां पर मिड कैप में आज तेजी हो रही है और कहां पर आज गिरावट हो रही है, ये वाली लिस्ट भी लेकर आइए। कुणाल जी से कुछ और इंटरेस्टिंग शेयर पूछेंगे। कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, BHEL, अपोलो टायर आज भी चल रहा है, हालांकि प्रॉफिट तो इसका आधा हो गया था, बट अपोलो टायर में आज हम देख रहे हैं कि अब 6-7% के आसपास की तेजी बन रही है। अब बेहतरीन सत्र है। कोचिन शिपयार्ड फिर से 12% ऊपर, HDFC AMC, टाटा टेक, नायका, IRCTC, इस पे भी चेक करेंगे, लेकिन ये 4 शेयर स्पेशली आज काफी ज्यादा चल रहे हैं। डिफेंस वाला खेमा थम नहीं रहा है कुणाल जी, आपके पास भी क्वेरीज आ रही होंगी और बहुत सारे लोग तो ये चेक करने के लिए फोन कर रहे हैं कि इतना मेरा प्रॉफिट हो गया, अब क्या करें, निकल जाएं या फिर बने रहें। आप जरा बताइए कोई शेयर जो आपके रडार पर हो। वेल अभिषेक जी, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल चुकी है। आप मजगांव की बात करें, कोचिन की बात करें, GREC या BDL, BEL, जितने भी स्टॉक थे सारे के सारे स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। एंड मैं अगर प्रेजेंट लेवल की बात करूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि फिलहाल जो स्टॉक में आपकी पोजीशन है उसको आपको होल्ड करके चलने की सलाह है। नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि फिलहाल उतना रिस्क उतना प्रॉपर लेवल पे बैठेगा नहीं अगर आप नई पोजीशन बनाते हो। एंड जिस हिसाब से रैली आई है एंड ग्लोबल लेवल पे जो रिसेंटली मैंने न्यूज पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल लेवल पे जिस हिसाब से पर्टिकुलरली इंडिया में जो डिफेंस डिफेंस टूल बने हैं, मिसाइलें जो बनी है उसकी जो बात को उसकी जो डिमांड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आना स्वाभाविक था और ये आगे जाके और भी कंटिन्यू रह सकता है। और एक और बात कहूंगा कि 2024 और 2014 की बात करूं तो इस 10 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट में काफी बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। एंड ये आने वाले दिनों में और कंटिन्यू रह सकता है, बट ऑब्वियसली ये रैली जो है वो और आगे कंटिन्यू रह सकती है। सो व्यू मेरा यही है कि अगर पोजीशन है आपके पास तो होल्ड करके चलने की सलाह है। नई पोजीशन फिलहाल नहीं बनाए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है नई पोजीशन के लिए। ठीक है, नई पोजीशन बनाने की आपके लिए सलाह नहीं है, लेकिन जहां पर आज गिरावट हो रही है वो भी शेयर जरा चेक कर लेते हैं। मुथूट फाइनेंस आज कमज़ोर है, इसके अलावा जुबलेंट फूड कमज़ोर है, मैनकाइंड फार्मा, LIC हाउसिंग। मुथूट फाइनेंस पर जरा व्यू दीजिए। अच्छा ठीक है, आप मुथूट अभी छोड़िए कुणाल जी, काम कीजिए, एक बार अपोलो टायर पर व्यू दीजिए। आज इसमें तेजी अच्छी है। अपोलो टायर क्या और दौड़ेगा शेयर? नतीजे ऐसा कुछ खास नहीं रहे थे, प्रॉफिट पर तो बड़ा हिट आया था। वेल आज के दिन के लिए मैं उसको अवॉइड करूंगा अभिषेक जी। ऊपर में 510 का हाई बनाया था, फिलहाल 495 के अराउंड है। पहले भी स्टॉक ने 504 का अराउंड का हाई बनाया था 8 मई को, एंड उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 460 तक के लेवल पे। सो जो हाई बनाया था वहीं का रेजिस्टेंस फेस किया है, तो टाइमिंग के लिए इसको अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। एक स्टेबल मोमेंटम अगर आती है तो ही हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देखने को मिल सकती है, तो अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी टाइमिंग के लिए। अवॉइड करने की सलाह है। और अपोलो टायर को इस बीच ब्रेकिंग न्यूज़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है कि ये नया भारत है, पुराना भारत नहीं है। और आतंक के खिलाफ जो जंग है, जो लड़ाई है, वो जारी रहेगी, अभी ये ख़त्म हुई नहीं है। तो ये कुछ कमेंट्स हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है। खैर ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि ये स्थगित हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। अब वो सारी चीज़ें फिर से आ रही हैं। और देखिए, सही वक्त पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। पिक्चर तो पाकिस्तान को दिख गई है, अब एक बड़ी वाली कोई पिक्चर आगे देखनी हो तो दिखेगी। सही वक्त पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। राजनाथ सिंह का ये बयान, गलती की तो पाकिस्तान का अंजाम काफ़ी बुरा होगा। देखिए, गलती तो काफ़ी भारी हुई है। आतंकवादियों को दशकों से वो पनाह दे रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो इलाका है, और वहीं से सारी आतंकवादी जो गतिविधियाँ उसको अंजाम दी जाती हैं। पहलगाम की घटना के बाद काफ़ी रोष है, काफ़ी आक्रोश है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी काफ़ी आलोचना की है। लेकिन जो सहयोगी देश हैं, चीन, तुर्की या फिर अजरबैजान, जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की है, उनको लेकर भी लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक खबर लेते हैं कि 23 मई को RBI डिविडेंड ट्रांसफर को लेकर फैसला ले सकता है। इसके इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई है।
क्या मकसद है, कितना सरप्लस ट्रांसफर होगा, सरकार के पास कितना पैसा आएगा, ये पूरी की पूरी जानकारी है हमारी सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास में। अंकुर बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिविडेंड ट्रांसफर के बारे में 23 मई को एक फैसला ले सकता है। वहां पे बोर्ड बैठक हो सकती है। आधिकारिक रूप से थर्सडे को एक बैठक हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड की, और वहां पर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई, जो कि सरप्लस ट्रांसफर का जो क्राइटेरिया है और उस पर बात करता है। बिमल जालान की कमेटी के बाद आपको याद होगा 2019 से इस फ्रेमवर्क पर हम चल रहे हैं, और साल दर साल आपने देखा होगा जिस तरीके की व्यवस्था है, जिस तरीके की इकोनॉमी है, उसके हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कॉल लेता है कि कितना डिविडेंड ट्रांसफर करना है। और पिछले साल रिकॉर्ड ट्रांसफर हुआ था 2.1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को, और इस बार एक्सपेक्टेशन जो इकोनॉमिस्ट की है वो यही है कि 2.5 लाख करोड़ से लेके 3 लाख करोड़ तक का ट्रांसफर इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकती है। बजट में अनाउंसमेंट की बात करें तो 2,56,000 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन जताई गई थी डिविडेंड से, न सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बल्कि जितने पीएसयू और आरबीआई को मिलाकर गवर्नमेंट का एस्टिमेट 2.56 लाख करोड़ था। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार का ट्रांसफर उससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर हम बफर की बात करें तो पिछली बार कंटिजेंट रिस्क बफर 6.5% पे रखा गया था। तो देखने वाली बात ये होगी कि 23 मई को अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फैसला लेता है तो इस बार ये बफर किस लेवल पे रखा जाता है। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो कितना डिविडेंड ट्रांसफर हुआ है, आरबीआई ने सरकार को कितना डिविडेंड कब दिया है, ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, और 23 मई को इस पर फैसला होने वाला है। आज है 16 मई, यानी कि हफ्ते भर बाद इसको लेकर डिसीजन लिया जाएगा। अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए एक ऑप्शन का बढ़िया ट्रेड समझते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। और हमारे आज के ऑप्शंस के चैंपियन सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं 5 पैसा कैपिटल से। सचिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइए आज कहां पर आपकी नजर है, कौन सा शेयर आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है और ऑप्शन की स्ट्रेटजी क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, आज ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी जो है वो खुद को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। स्टॉक करीब 4% का एक अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंटली एक लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली अगर देखें डेली चार्ट्स पर स्टॉक अपने 200 टीएमआर से एग्जैक्टली रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया है प्रायर टू ट्रेडिंग सेशंस पहले, और आज एक अच्छा फॉलोअप बाइंग कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। तो मुझे लगता है यहाँ पर 230 का कॉल ऑप्शंस बाय करके चला जा सकता है। सो हुडको में 230 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शंस बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम 8 रुपए पर चल रहा है। सो करंट मार्केट से बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए 50 पैसे का, और अपसाइड टारगेट करीब 13 रुपए तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका लॉट साइज 2425 का है, तो इसमें मैक्सिमम जो लॉस रहेगा वो करीब 6062 रुपए का रहेगा। वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 12125 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। देखिए शेयर जहां पर मूव दिखता है ना, तो एक्सपर्ट्स मतलब उसके ऊपर ही टूट के पड़ते हैं। अभी कितना हार्डली 5-7 मिनट पहले कुणाल जी ने बताया कि नहीं आपको हुडको खरीदना है कैश में। बाकायदा आपने टारगेट्स वगैरह बताएं। टारगेट जो कुणाल जी के थे हुडको के, वो कितने थे? वो थे 245 से 265 के, और ये भी 230 वाली कॉल में ऑप्शन की स्ट्रेटजी भी आ गई सचिन जी की तरफ से। तो आपको ऑप्शन में ट्रेड करना, ऑप्शन में ट्रेड कर लीजिए, कैश में लेना है कैश में ले लीजिए। दोनों ऑप्शन आपके सामने एक बार ना जो रणनीति कुणाल जी ने सुझाई थी वो भी आप एक बार स्क्रीन पर लेकर आएगा। फिलहाल ये 230 वाली कॉल खरीदनी है 8 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 13 रुपए, स्टॉप लॉस 5.5 रुपए का लगा के चलना है आपको। अधिकतम मुनाफा 12,125, अधिकतम नुकसान आधा 6,062। ये पर लॉट की ये कैलकुलेशंस आपके स्क्रीन पर हैं। लेकिन जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं एफएनओ ट्रेड में, उसका ध्यान जरूर रखिएगा और स्टॉप लॉस वगैरह लगा लीजिएगा। अदरवाइज होता क्या है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का लोग पालन नहीं करते हैं तो नुकसान ज़्यादा कर बैठते हैं एफएनओ में। ठीक है, चलिए बढ़िया है सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। कुछ और शेयरों का जरा रुख करते हैं। बाजार वैसे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा साइडवेज जरूर है। पिछले 15-20 मिनटों में कोई एक्शन दिख नहीं रहा है,
थोड़ा एक्शन ये है कि हाँ, निफ्टी बैंक जो करीब 100 अंक नीचे था उसकी गिरावट रह गई है 50 अंकों के आसपास की, लेकिन 55,000 के बेस पे 50 अंक क्या है, कुछ नहीं है। एक और शेयर पर व्यू चाहिए, बीएल को लेकर जरा आप राय दीजिए कुणाल जी। बीएल चला बहुत थे और अगर हम सिर्फ 5 सत्र की बात करें पीछे से तो करीब 18-20% जोड़ लिए, और चलेगा या फिर अब थम जाएगा? वेल 368 के लेवल पे है और यहाँ से और भी अच्छा खासा लेवल पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, मतलब मैं जो धूम धड़ाका जो देखने को मिला है पर्टिकुलरली बीईएल की ओर से, जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा ही लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। अगर मैं अगर मैं प्राइस रिट्रेसमेंट की बात करूं, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, एक्सटेंशन के हिसाब से ये स्टॉक 410 और 410 के बाद अच्छी खासी रैली 470 तक भी ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है, नई खरीदारी नहीं करनी है। 5% ऊपर डे हाई पर फिलहाल ये शेयर कर रहा है कारोबार। लेकिन आज निफ्टी के जो सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर हैं उसमें आपको इंडसइंड बैंक का शेयर भी दिखेगा। कल 50 शेयर जो निफ्टी के हैं उसमें से इकलौता शेयर था इंडसइंड बैंक जहां पर प्रेशर था। हालांकि 0.25% आधे % के आसपास की नरमी थी, अदरवाइज कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर फिर से में देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह यह है कि एक और गड़बड़ी सामने आई है इंडसइंड बैंक के ऑपरेशंस में। यह गड़बड़ी क्या है और शेयर क्यों टूट रहा है, जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जौलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं, अब क्या दिक्कत हो गई इंडसइंड बैंक के शेयर में? जी हाँ, अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो कहीं पे ये जो डिस्क्रिपेंसीज है उसकी सीरीज़ अभी भी चल रही है। क्योंकि अगर हम बात करें रिसेंटली आए हुए नोटिफिकेशन की, तो बैंक ने कहा है कि 9-1 FY25 के पीरियड में इंटरेस्ट इनकम में लगभग 670 करोड़ की एक जो गलत एंट्री थी वो चली गई थी, और इसके चलते हुए कहीं पे ये जो रिवर्सल है वो भी उन्होंने किया है जनवरी 10 को। अभी इसका ही इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो कहीं पे Q4 के रिजल्ट्स में इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ओवरऑल बाकी भी एक डिस्क्रिपेंसी की, तो वहाँ पे भी लगभग 600 करोड़ की एक डिस्क्रिपेंसी उनको अदर एसेट्स में भी देखने को मिली थी, जो कि रिवर्सल में उन्होंने अदर लायबिलिटीज़ के साथ जो है वो एडजस्ट की है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर जो है वो हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे डिस्क्रिपेंसीज ऐसे बड़े बैंक में देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और इसी के चलते हुए पिछले कुछ दिनों में हमने कई सारे न्यूज़ फ्लोज भी देखे थे। अभी फिलहाल में आए हुए न्यूज़ फ्लो से ऐसे समझ में आ रहा है कि कहीं पे विसल ब्लोअर ने इन सब डिस्क्रिपेंसीज के बारे में RBI को एक चिट्ठी लिखी थी। अगर हम बात करें इसी के बाद ये जो चिट्ठी थी वो लगभग जनवरी या फरवरी के दौरान मिली थी, क्योंकि उसी टाइम पे अगर हम बात करें मिस्टर सुमंत कटपालिया, उनको सिर्फ 1 ईयर का ही एक्सटेंशन मिला था, और इससे पहले ये जो विसल ब्लोअर की नोट थी वो RBI तक पहुंच गई थी, ऐसे सूत्रों का मानना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पहले ही हमने देखा है कि इंडसइंड बैंक में लगभग 1960 करोड़ की और एक डिस्क्रिपेंसी है जो कि Q4 के रिजल्ट्स में हमें देखने को मिलेगी। उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट, वन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो रिजल्ट्स में देखने को मिलने वाला है। इसी के ऊपर बैंक ने ऐसे भी कहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें मिस्टर सुमंत कटपालिया, उन्होंने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे भी बात करें तो वहाँ पे भी एक अपर मैनेजमेंट में रिजिक जो है वो देखने को मिला है। बट ओवरऑल इंडसइंड बैंक के ऊपर जो तकलीफें हैं वो अभी भी कहीं पे भी कम होते हुए नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल में ही Q4 के रिजल्ट्स आना अभी भी बाकी है, तो वहाँ पे कैसे इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, वो देखना तो ज़रूरी रहेगा। बट इन्वेस्टर्स के लिए एक जो टर्बुलेंस है इंडसइंड बैंक में, वो फिलहाल के लिए ऐसे ही जारी है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, बैंक के अंदर जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इंटरनल ऑडिट टीम जो है IAD काफ़ी सक्रियता से उस पर नज़र रख रही है, और अगर विसल ब्लोअर कोई मामले को उठा भी रहे हैं तो उसका संज्ञान लेकर उसकी जांच की जा रही है। देखिए ये सब अच्छी चीज़ें हैं। वैसे भी अगर आप टॉप मैनेजमेंट लेवल पर देखेंगे तो CFO CEO समेत कई सारे एग्जिट्स हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने के अंदर। तो एक क्लीजिंग वाली प्रक्रिया भी है, लेकिन ये कि हाँ, अगर चलना है शेयर को तो ऑपरेशंस के दम पर ही चलेगा, अपने इंटरनल स्ट्रेंथ पर चलेगा। और इंडसइंड बैंक का रिकवरी तो दिखाई थी शेयर ने, 600 से बढ़ के 825 रुपये के आसपास का भाव हो गया था, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर ऊपरी स्तरों से बिल्ड हो रहा है।
थोड़ा सा देखिए सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आना लाजमी भी है शेयर पर, और वही हो रहा है आज 2.5% की गिरावट। ठीक है, इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए और हमारे जो प्यारे दर्शक हैं उनकी मदद करने के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।